डिलाइट आईएएस के इस मंच पर मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम अपने टॉप 500 सीरीज में हिस्ट्री का पार्ट 4 करने वाले हैं। इससे पहले मध्यकालीन भारत का भी एक पार्ट आ चुका है और प्राचीन भारत के 2 पार्ट आ चुके हैं। आज मध्यकालीन भारत में हम दूसरा पार्ट देखने वाले हैं, ठीक है। और पॉलिटी, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, यह सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये हमारे चैनल पे हैं, आप जाके देख सकते हैं। ये टॉप 500 सीरीज जो यूपीएससी 2023 है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन। अकबर ने अपने घनिष्ठ मित्र और दरबारी कवि अबुल फजल को 3 खंडों में अकबरनामा ग्रंथ की रचना करने का आदेश दिया। यह ग्रंथ किससे संबंधित था? अकबर के पूर्वजों से, पहला। दूसरा है भारतीय उपमहाद्वीप में प्रशासनिक कार्य प्रणाली के विकास से। तीसरा, भारत के भूगोल से। चौथा, अकबर के शासनकाल की घटनाओं से, ठीक है। तो इसमें सही आंसर कौन सा है? सही कूट का चयन करना। तो सही आंसर इसमें है 1, ठीक है। 1 और 4 ये 2 चीज़ों से था, पहला और चौथा, यानी कि अकबर के पूर्वजों से और अकबर के शासनकाल की घटनाओं के। अकबरनामा जो है ना वह 3 भागों में है, ठीक है। पहले जो 2 खंड हैं उसमें जो पहला खंड है उसमें अकबर के पूर्वजों के बारे में बताया गया है, मतलब उनसे पहले बाबर ने किस प्रकार से मुगल साम्राज्य की स्थापना करी, और हुमायूं के बारे में, ठीक है। दूसरा जो खंड है वह अकबर के शासनकाल की घटनाओं से संबंधित है। इसके बाद जो तीसरा खंड जिसे आईने अकबरी कहा जाता है, यह अकबर के प्रशासन, परिवार, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल से भी संबंधित है, ठीक है। यह भारत में रहने वाले लोगों की परंपराओं, उनकी संस्कृतियों के बारे में भी बहुत अच्छा विवरण देता है, ठीक है। आईने अकबरी के बारे में सबसे जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फसलों के बारे में भी बताता है, पैदावार के बारे में, मूल मजदूरी, राजस्व जैसी जो मतलब इकोनॉमी से भी जुड़ी हुई चीज़ें उनके बारे में भी बताता है, ठीक है। देखिए, मतलब एक तरीके से एक बुक मानते हैं अकबरनामा, उसमें 3 तरीके के पार्ट दिए हुए हैं जो पूरी तरीके से उसके बारे में बताता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मध्यकालीन युग के कुछ घटनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अल-बर्नी की किताब उल हिंद अंतर्दर्शन, रसायन विद्या, सामाजिक जीवन, कानून, माप पद्धति से जैसे कई विषयों से संबंधित है, ठीक है। दूसरा, ये बतूता की यात्रा वृत्तांत की रचना अरबी में की गई थी जिसे रिहेला कहा जाता है। यह मध्यकालीन युग के भारतीय उपमहाद्वीप में सामाजिक और सांस्कृतिक के जीवन के बारे में जानकारी का एक स्रोत है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसमें ऑप्शन सी सही है, ये दोनों ही कथन सही हैं, ठीक है। जो अल बिरूनी की जो किताब है, किताब उल हिंद की रचना अरबी में की गई थी। यह बहुत सरल और आकर्षक भाषा में की गई है। यह एक बहुत विशाल पुस्तक है, बहुत बड़ी किताब है जिसमें धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, त्योहार, खगोल विज्ञान, रसायन विद्या, शिष्टाचार, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, वजन, माप, इसके साथ साथ कानून, माप पद्धति जैसे लगभग 80 विषयों पर ये किताब लिखी गई है और ये 80 अध्यायों में विभाजित है। और फिर हम आते हैं इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता की जो यात्रा वृत्तांत है वह अरबी में लिखा गया था जिसे रिहेला कहते हैं। यह 14वीं शताब्दी के दौरान उपमहाद्वीप में प्रचलित सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में बेहद समृद्ध और दिलचस्प विवरण देती है। अपनी श्रेणी के अधिकांश अन्य सदस्यों के विपरीत, मतलब जिस प्रकार से यात्रा वृत्तांत लिखे जाते हैं उसके विपरीत, इब्न बतूता ने यात्रा के माध्यम से प्राप्त अनुभवों को पुस्तक की तुलना में ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना था। इसे केवल यात्रा करना पसंद था और वह व्यक्ति केवल नई दुनिया के लोगों से और लोगों से मिलना, उनकी खोज करना के लिए दूरस्थ स्थानों तक की यात्रा करता था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कुतुब मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में किया गया है? इल्तुतमिश, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा कुतुबुद्दीन बख्तियार, चौथा डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक प्रसिद्ध जो संत थे, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम से कुतुब मीनार की निर्माण शुरू करवाया था, ठीक है। वह उन्होंने पूरा नहीं बनवा पाए थे। फिर उनके बाद जो इल्तुतमिश आए थे उन्होंने इसका निर्माण पूरा करवाया था। कुतुब मीनार तत्कालीन समय के जो सूफीवाद का प्रभाव था, सूफीवाद का जो प्रभाव उस समय इस्लामिक संस्कृति में पड़ा था, वह उसके बारे में है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। मुगल कला शैली के बारे में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मुगल चित्रकला शैली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, पहला, यह प्रकृतिवादी विषयों को चित्रित नहीं करता है। बी, यह इसकी प्रकृति कुलीन तंत्रीय और धर्मनिरपेक्ष है। सी, ये पर्शियन चित्रकला से अत्यधिक प्रभावित है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कौन सा नहीं? तो इसमें ऑप्शन जो ए है ना वो सही नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है, मुगल शैली की जो प्रकृति और सूक्ष्म चित्रों के चित्रण के आधार पर यह प्रकृतिवादी चित्र के साथ निरूपित करता था। इसकी विशेषता उच्च सौंदर्यात्मकता है और इसकी प्रकृति कुलीन तत्वीय और धर्मनिरपेक्ष दोनों ही है। ठीक है, और सम्राट अकबर की चित्रकला में और वास्तुकला में गहन दिलचस्पी थी और उसके बाद से ही ये शुरू हुआ था और उसके बाद जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने अच्छे स्तर पे था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, पिट्राड्यूरा यह एक प्रकार की जो कला है उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें गुंबद नुमा संरचना को सहारा देने के लिए लंबे स्तंभों का निर्माण किया जाता है। दूसरा, शाहजहां द्वारा ताजमहल में इसके बड़े पैमाने का प्रयोग किया गया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन बी सही है, केवल 2 सही है। ठीक है, पहला नहीं है। पिट्राड्यूरा आगरा के पास सिकंदरा में स्थित है। ठीक है, और सबसे पहले इसका अकबर का मकबरा इसमें है जो जहांगीर ने बनवाया था। सबसे पहले जो इसका प्रयोग था वह नूरजहां ने आगरा में अहमदतौला के मकबरे में बनवाया था। यह पूरी तरीके से सफ़ेद संगमरमर से बनवाया गया है और इसमें क्या किया जाता है, इसमें दीवारों पर जितने भी जो मूल्यवान पत्थर होते हैं उनके द्वारा फूलों की डिज़ाइन का निर्माण किया जाता है। मतलब एक तरीके से उसके अंदर उसको ठोक सेट किया जाता है। ठीक है, सिर्फ उसके अंदर उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के अलंकरण को मतलब इस प्रकार का जो काम था उसको पिट्राड्यूरा कहा जाता है। उसके बाद यह विधि शाहजहां के शासनकाल में काफ़ी अधिक लोकप्रिय हुई थी। ठीक है, सबसे पहले किसने बनवाया था? नूरजहां ने आगरा में अहमदौला के मकबरे पे। फिर उसके बाद सिकंदरा में स्थित जो अकबर का मकबरा है उसमें जहांगीर ने भी ऐसा प्रयोग किया था, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इसको शाहजहां के शासनकाल में प्रयोग किया गया था और इस पद्धति का उपयोग ताजमहल में बड़े पैमाने पर किया गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मुगल काल के दौरान वास्तुकला के विषय में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, पहला, लाल बलुआ का पत्थर का उपयोग अकबर के समय की वास्तुकला की एक प्रमुख विशेषता थी। दूसरा, हुमायूं का जो मकबरा है वह चारबाग शैली का एक उदाहरण है। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें सी ऑप्शन सही है। 1 और 2 दोनों ही सही हैं इसमें। ठीक है, लाल बलुए पत्थर का प्रयोग अकबर के समय से शुरू किया गया था और उनके समय की वास्तुकला की एक प्रमुख विशेषता है। फिर आते हैं हुमायूं के मकबरे के बारे में। यह 4 बाग यानी कि जो 4 नदियों को प्रदर्शित करने वाला एक चतुर्भुज उद्यान है। इसका ये एक पहला उदाहरण था जिसमें कुंड नलियों के माध्यम से ये आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, जो हुमायूं का मकबरा है वह चारबाग शैली का पहला उदाहरण है। एक तरीके से ये पहली संरचना थी। उसके बाद हम देखते हैं ताजमहल उसी चारबाग शैली पे बनवाया गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लाल किले में दीवाने खास क्या है? ठीक है, पहला, एक बगीचा। दूसरा, व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्ष। तीसरा, पैलेस ऑफ कलर। और चौथा, मोती मस्जिद। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? इसका ऑप्शन बी सही है। व्यक्तिगत सभा हेतु एक समारोह कक्ष, दीवाने खास, जैसे नाम से पता चल रहा है दीवाने खास लोगों के लिए है। ये व्यक्तिगत सभा है जिसमें ये एक समारोह कक्ष है जो दिल्ली के लाल किले में स्थित है। यह 1571 में एक ऐसा कक्ष था जिसमें लोगों को स्वागत करने के लिए बनाया गया था। यह वह स्थान था जहां पे मुगल सम्राट अकबर ने दरबारियों और राज्य से आने वाले अतिथियों से भेंट करता था और यह शाह महल के नाम से भी जाना जाता था। यह दीवाने जो लाल किले की बात हो रही है, ये आगरा के लाल किले की बात हो रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सेनिया परंपरा क्या है? पहला, अकबर के दरबार के प्रतिष्ठित संगीतक तानसेन के नाम की संगीत परंपरा। दूसरा, समाज सुधारक और दार्शनिक केशव चंद्र सेन द्वारा रचित नृत्य नाटक। तीसरा, मुगल सेना की से सृजित संगीत परंपरा। और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ये अकबर के दरबार में जो प्रतिष्ठित संगीतक तानसेन थे उनसे संबंधित है। देखिए, जो शब्द जो सेनिया है यह तानसेन से संबंधित है। यह घराना शब्द का अर्थ होता है संगीत की एक शैली। ठीक है, तो तानसेन की जो संगीत शैली के अनुयायियों की
ने को व्यापक रूप से, मतलब जो जिन्होंने तानसेन को जो फॉलो करते थे उन्हें सेनिया सरांग घराना यानी सेनिया शैली संगीत की पाठशाला कहा जाता था। मतलब सेनिया घराना के वे लोग होते थे, उनकी पाठशाला में सीखते थे। तानसेन एक बहुत अच्छे गायक थे। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी तानसेन के बारे में बताया था, यह अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ठीक है। लेकिन वह गायक तो थे ही, इसके साथ साथ वह एक महान सितार वादक भी थे। सितार वादन की ही प्रणाली है सेनिया। सेनिया एक शैली है जो सितार के प्रसिद्ध महान गुरु तानसेन के परिवार के साथ शुरू हुई थी, और उसके बाद हमने देखा जैसे उस समय के जो उस्ताद थे मसीत सेन के साथ शुरुआत करी। उन्होंने एक मसीत खानी शैली की भी, जिसका बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मध्यकालीन भारत में भारत इस्लामी वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वे बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा दान से निर्मित है। उसके बाद दूसरा, इसके निर्माण की मेहराब नुमा संरचना पूरी तरीके से अनुपस्थित है। तीसरा, इंडो इस्लामिक जो संरचनाएं हैं इसमें, उसके बारे में उसकी जो संरचनाएं भारतीय वास्तुकला के सजावटी रूप को की प्रचलित संवेदनाओं से काफ़ी प्रभावित है। इसमें हमें बताना है कि कौन से ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, केवल जो तीसरा है ना वो सही है, बाकी सही नहीं है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में वास्तुकला के विभिन्न रूपों को समृद्ध लोगों द्वारा निर्मित किया गया। मतलब यह अच्छी जो एलीट क्लास, जो शासक वर्ग थे या जो बड़े बड़े लोग थे, उनके द्वारा ही निर्मित किया गया था। ये शासक, उनके कुलीन और या उनके परिवार के सदस्य, व्यापारी संघ या जो ग्रामीण के जो कुलीन होते थे, उनके द्वारा लोगों द्वारा ही निर्मित किया गया था। 12वीं शताब्दी तक भारत पहले से ही भव्य स्मारकों के निर्माण से परिचित था। कुछ तकनीकें और अलंकरण यहाँ की ऑलरेडी प्रचलित और लोकप्रिय थे, जैसे कि शहतीर, कोष्टक, एक छत को सहारा देना, ऐसे कई स्तंभ, लघु गुंबद जैसी चीज़ें जितनी भी यहाँ पे ऑलरेडी थी। और जबकि मेहराब को लकड़ी पत्थर से निर्मित किया जाता था, और ये जो शीश थे उनका भार सहन करने में असमर्थ होती थी। हालांकि हमने देखा कि धीरे धीरे जब निर्माण की प्रक्रिया चली तो मेहराब नुमा संरचना का प्रचलन धीरे धीरे हो गया था, और जो मेहराब थी वह भारी गुंबदों का भार वहन कर सकती थी। इसको हमने एक तरीके से जब हम कहेंगे तो इंडो इस्लामिक जो संरचनाएं हैं वह भारतीय वास्तुकला से और वहाँ के सजावटी रूपों से भी प्रचलित थी। उसमें इंडिया और इस्लामिक जो दोनों ही कलाओं का इसमें हमें समावेश देखने को मिलता है, ठीक है। स्पष्ट रूप से सैनिक, फारसी और तुर्की प्रभावों के बावजूद भारतीय स्थापत्य और सजावटी रूपों की प्रचलित संवेदनाओं से इंडो इस्लामिक जो संरचनाएं थी वह काफ़ी प्रभावित हमें देखने को मिलती हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मुगल काल के दौरान वास्तुकला के विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लाल बलुआ पत्थर का उपयोग अकबर के समय के शासनकाल के दौरान हुआ। दूसरा, यह हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली का एक उदाहरण है। इसमें ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन है मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, आप उससे जुड़िए। थैंक यू सो मच।